मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन कमीशन ने आखिर ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इत्तला है कि इलेक्शन होगा। अब ये इलेक्शन जो आखिरी जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐलान कर दिया गया है, ये वाकई कितना आइनी और क़ानूनी इलेक्शन होगा, क्योंकि आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की बात करता है। दूसरी तरफ जो इस वक्त मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी क्या वजूहात है? क्योंकि एक अजीब सी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि इलेक्शन जो है वो कब होगा भी या नहीं होगा। अभी भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान करने के बावजूद ये गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। मौजूदा इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया है, यह इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि कल तक ये कहा जाता था कि सियासी अदम इस्तेहकाम की असल वजह इमरान खान और उनकी सियासत है। बज़ाहिर इस वक्त इमरान खान जेल में हैं और उनकी सियासत उफ़क़ में नज़र नहीं आ रही है। तो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की वजूहात क्या है? अवामी मसाइल जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ बरोज़ जो है वो आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नज़र आ रहा है। और एक लिहाज से बेरोज़गारी है, महंगाई है और इस किस्म की जो दीगर चीज़ें हैं जो उनका बेसिक राइट है वो मुतासर हो रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इस वक्त आवाम है। हालांकि इसकी पहले जिम्मेदारी दी गई इमरान खान साहब की 7 माह हुकूमत पे, उसके बाद 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत आई थी जिसमें 11 सियासी जमातें और 85 की काबीना मौजूद थी। अब उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या उन्होंने आवाम को डिलीवर किया। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में एक चीज़ अभी जो आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पे उनके चेयरमैन इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उनको प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनको जो आपके दीवार से लगाया जा रहा है, और कल जब उनसे ये पूछा गया कि कौन आपको दीवार से लगा रहा है, तो उन्होंने अपनी जो माजी की इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी पार्टी है नून लीग, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया। अब कहाँ तक नून लीग इनको ब्लॉक कर रही है और कहाँ तक इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, इस पर भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और उसकी मौजूदगी में अभी से ये इलेक्शन डाउटफुल हो चुका है, और वो ये है कि निगरां हुकूमत तसलसल है नून लीग का। ये मैं नहीं कह रहा, ये PMLN कह रही है, PMLN के अहम तरीन लीडर कह रहे हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ ये था कि पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन चाहती है, तो नून लीग फरवरी में इलेक्शन चाहती थी, और एक तरीके से ये महसूस हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून उसके क्या लॉजिक है कि वो 90 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहती है। सियासी जमातों के पास अब जब वो इलेक्शन में जाने वाले हैं 21 जनवरी में, इस मौजूदा अवामी मसाइल का उनके पास क्या प्रोग्राम है, क्या हल है? चेयरमैन PTI इमरान खान इस वक्त जेल में है, PTI की सियासी पोजीशन सामने है। क्या एक बड़ी सियासी जमात जो PTI थी, उसकी गैर मौजूदगी में होने वाला जो इलेक्शन है वो कितना मुनसिफाना होगा?
इसमें कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी सामने मौजूद है। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। इसके ऊपर PMLN जो है वो उसका अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मुल्क के मसाइल को हल करेंगे। उनको इक़्तिदार से नहीं, उनके एक लीडर ने कहा उनको इक़्तिदार से कोई लगाव नहीं है, वो मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेसिक मसाइल है बहुत बड़े, उसको हल करने आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनाने वाले का मकसद क्या है, ये दो सियासी जमातों का मकसद क्या है जो ये बनी है, इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब नाज बलोच, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मेरे साथ हैं बैरिस्टर डॉक्टर सैफ, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका ही बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नाज बलोच साहबा की तरफ आऊँगा। नाज बलोच साहबा, 21 जनवरी, ये जनवरी की आखिरी तारीख आ गई है, 90 दिन तो गया। अब आप बताइए कि इस इलेक्शन को एक तरफ तो 90 दिन में नहीं हो रहा है, दूसरा बड़ा दो क्वेश्चन है आपका कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग नहीं दे रही है, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून नहीं दे रही है, तीसरा कि ये केयर टेकर हुकूमत तसलसल है नून लीग का। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी सियासी जमात है, बड़ा एक आइडियोलॉजिकल जमात है, किस हद तक इस इलेक्शन में जाएगी और उसके रिजल्ट को किस हद तक एक्सेप्ट करेगी अगर ऐसी सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने ख़ुद ही अपने इंट्रो में जिक्र किया कि एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन और आईन पाकिस्तान की बानी जमात है, वो जमात जिसने हमेशा आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, और एक नज़रिए के तहत पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इत्तेहाद भी कायम किया। और आपने देखा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत थी वो इसी बात की बहुत बड़ी मिसाल थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना और इस हुकूमत का जो क़याम होना, ये जो PTI के बाद PDM की हुकूमत बनी, तो ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम चाहती है। बात यह है कि आपने इलेक्शंस की बात की। इलेक्शन कमीशन ने अभी जो हम देख रहे हैं, जो खबरें आज सुन रहे हैं, उसमें कोई तारीख नहीं आई है। इलेक्शन कमीशन से हम तो ये तवक्को रखते हैं और हमारी जो दरख्वास्त है, हमारी जो इस्तदा है वो यही है कि जल्द अज जल्द वो तारीख, वो डेट दे दी जाए। इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो आखिरी हफ्ता या पहला हफ्ता तो नहीं होगा, उसमें जो भी होगा उसमें डेट होगी कोई ना कोई, जो कि इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द वो तारीख दे। दूसरी बात रही कि मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो खुद इतनी तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर, और बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो दूसरों के तजुर्बे से सीखती हैं, कुछ अपने तजुर्बे से सीखती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हर बुरे वक्त का सामना जो है बहुत ही हौसले के साथ और जुर्रत के साथ किया। आप कह रहे थे इलेक्शन में आप किस तरह जाएंगे, हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर चुकी है। हमें पता है कि सिंध में अगर बार बार लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका एक सूबे में मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने सिंध में सेहत के शोबे में या तालीम के शोबे में या डेवलपमेंट में यही काम किया, जिसकी वजह से आज मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो डिलीवरी और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह आवाम के सामने जाएगी और वोट भी लेगी। और फिर हम ये बात भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि एक बहुत कम अरसे के अंदर आपने देखा कि हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक कम अरसे में किस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन से बाहर निकाला और एक बेहतरीन किरदार अदा किया। आज आप देख रहे हैं कि CPAC दोबारा जो है वो उस पर काम शुरू हो रहा है। हमारे दुनिया भर से जो मामलात PTI की हुकूमत ख़राब कर बैठी थी, उन मामलात को एक बेहतर अंदाज से डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को इम्प्रूव किया, और बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काम किया, मैं समझती हूँ कि एक फोकस्ड और विजनरी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी करना चाह रही है। और यूथ की बात कर रहे हैं हम, नौजवानों की बात कर रहे हैं हम, रोज़गार की बात कर रहे हैं हम, मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं हम, बिजली के बहरान से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक वे फॉरवर्ड है, एक प्लान है। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मेरा ख्याल है हर सियासी जमात अपनी सियासत करती है, और हम ये बार बार तब भी कहते थे जब हम इत्तेहाद में भी होते थे, तो हम यही कहा करते थे कि इलेक्शंस हमने
हमने अपनी अपनी पार्टी के नज़रिए पे लड़ना है। ये इत्तेहाद जो था हमारा बिल्कुल उस वक्त की ज़रूरत था, लेकिन इलेक्शंस बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज एन इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैपेसिटी में भरपूर मुकाबला करेगी तमाम सियासी जमातों का, और इंशाअल्लाह ताला जो है मुझे मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए कि ये कोई छोटे लेवल पर एलिगेशंस नहीं है। बिलावल भुट्टो जो आपके चेयरमैन हैं उनका कहना है, दो बातें हैं, मैं कोट कर देता हूँ। एक कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। उनसे जब किसी सहाफ़ी ने पूछा कि कौन लगा रहा है, हमारा शायद जहन था कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो कहेंगे, उन्होंने कहा कि नून लीग ये कर रही है। उसके बाद ये स्टेटमेंट भी आया आपके बड़े लीडर्स हैं, खुर्शीद शाह हैं और बिलावल हैं, दूसरों का, कि नून लीग की एक्सटेंशन है ये केयर टेकर हुकूमत, इसमें नून लीग के लोग बैठे हैं, तो केयर टेकर तो गैर जानिबदार होती है। तो अब आपसे मैं ये दो सवाल पूछता हूँ कि एक जानिबदार हुकूमत जिसको आप एलिगेशन लगा रही हैं, उसके नीचे इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड भी ये PMLN आपको नहीं दे रही है, तो उसकी कुछ क्या वजूहत है, क्यों नहीं दे रही है, और कैसे आप ये बहुत बड़ा ये एक इल्ज़ाम है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए हमें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डॉक्टर साहब आपसे बेहतर मैं समझती हूँ शायद जो पैनल में बैठे हुए हैं, कौन इनको ज़्यादा समझ सकता है। आप खुद माशाल्लाह पीपल्स पार्टी को जिस अंदाज से समझते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा फेडरेशन की अलामत रही है। हम किसी एक सूबे की जमात नहीं हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक की नुमाइंदा जमात हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारा इख्तियार है, या हमारा हक है कि हम पंजाब में भी जाकर खुल के सियासत करें, हम KPK में भी अपनी सियासत करें, अपनी पॉलिटिक्स करें, और पूरे पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में हम अपनी पॉलिटिक्स करें। अगर हमें महसूस होगा कि किसी तरफ से कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस या कोई ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो जिससे हमारी जो है सियासत को महदूद करने की कहीं से अगर हमें फीलिंग आए, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एतराज़ात भी उठेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मुश्किल से मुश्किल दौर का सामना करने वाली जमात है। तो अगर कोई सियासी जमात ये समझती है कि वो जो है वो केयर टेकर का फायदा उठा लेगी, या वो किसी तरह पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं रास्ते हमारे रोकेगी, तो वो कोशिशें जितने भी कोई कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी को अपना रास्ता निकालना आता है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी, अपोजिशन थे वो प्यारे हो गए PMLN को, अब लोटों की एक सियासत इस्टेब्लिश हो गई है दोबारा, और बड़ी सियासी जमात ने उनको एक्सेप्ट किया है। इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्स करेंगी, फिर मैं जाता हूं दानियाल की तरफ और फिर डॉक्टर साहब को मौका दूंगा आप दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद। देखें, ये तो एक हमारे पास ट्रेंड रहा है, और हमें पता है ये एक ट्रेंड हमेशा इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स का होता है, बल्कि इलेक्टेबल्स नहीं, मैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर के लिए इस्तेमाल करना, सियासी जमात को छोड़ना, किसी और सियासी जमात में जाना एक पॉलिटिकल पर्सन का हक होता है। लेकिन अगर हर दफ़ा इक़्तिदार की लालच में सियासी जमात ज्वाइन करना, किसी भी जमात को इक़्तिदार के लिए ज्वाइन करना, तो मैं समझती हूँ ये जिस किस्म का एक टर्न कोट वाला रवैया है, ये लोगों के सामने जब वाज़े हो जाता है तो लोग भी ऐसी चीज़ों को रद्द करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक रवैया रहा है, इस रवैये से हटना पड़ेगा हमें। पाकिस्तान में अगर सही डेमोक्रेटिक अक़दार लेकर आने हैं तो लेट अस गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शंस की तरफ जाएं। और माजी की सियासत से सियासतदानों ने कुछ सीखा नहीं है, इसलिए लगता है कि अवाम का एतमाद सियासतदानों पे जो है वो अब बहुत कम हो गया है। जी दानियाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, वो सवाल मैं आपकी तरफ भी लाऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर थी, PDM का नहीं सही, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रही है। वो बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रही है। एक तो केयर टेकर हुकूमत का वो कहती है कि ये तसलसल है नून लीग की, दूसरा उनका ये कहना है कि नून लीग उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, दीवार से लगा रही है। तो ये इसको आप कैसे देखेंगे कि आया PMLN जो है वो 16 महीने की एक हुकूमत करके आई है, आवाम में उसको अब जाना है, क्या ऐसी आपके पास प्रोग्राम है जो आवाम की भलाई के लिए आपके पास है, जो आप जाके 16 महीने की कारकर्दगी को फेस करेंगे? जी, दो सवाल है, उसको ज़रा बताइएगा।
डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको पीपल्स पार्टी की ग्रीवेंसेस की अगर बात करूं, देखें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की ये कंटिन्यूटी है, या उनके किसी सीनियर ऑफिशियल ने कहा, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा कहूँगा कि हमारा तो जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने और जितने भी और लोग थे जिन्होंने इस मुश्किल टाइम पे पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला, जिन्होंने इकट्ठे होकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, उन्होंने अपनी सियासत दाव पे लगाई, अपने अलग अलग मंशूरों को पीछे छोड़ के पाकिस्तान को बचाने की आगे बात की। और आज भी मैं ये तवक्को करता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक ज़रदारी साहब एक बड़ी जमात के सरबराह वाला अपना रोल पेश करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। और ऐसी कोई बात ख़ास है कोई नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं, इसको प्रोपेगेट तो कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी पता है और हमें भी पता है मैं ये गलत कह रहा हूँ, क्या है। मैं ये गलत कह रहा हूँ। दानियाल साहब, आपने मुझ पे क्वेश्चन किया है कि आप गलत कह रहे हैं। देखिए सर, मैं तो वो कह रहा हूँ जो बिलावल भुट्टो ने कहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा कि इतना इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू कि जो बैठ के हल नहीं हो सकता, ये बात नहीं की जा सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ बैठ के जरदारी साहब के साथ कि अगर उनके ग्रीवेंसेस हैं, देखिए हमारा तो इंटरम सेटअप में कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर जिन कॉरिडोर्स ने उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करने हैं वो उनके लिए ज़्यादा ये बात कर रहे हैं, और आई थिंक वो उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस भी कर देंगे। जरदारी साहब को पता है चीज़ें किस तरह चलानी हैं और किस तरह चलाते हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन इट। लेकिन आज पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई और जमात हो जो हमारे साथ 16 महीने में साथ रही, उन तमाम जमातों ने अपनी हर चीज़ को पीछे छोड़कर आपने पाकिस्तान को बचाने की बात की, इमरान खान के उन माइंस को ख़त्म करने की बात की जो तबाही की तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहे थे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करवा रहे थे। दूसरा, आपने 16 महीने की बात की। डॉक्टर साहब, मैं 16 महीने का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा 2017 से, जब आपका 100 रुपए का डॉलर था, 60 रुपए का पेट्रोल था और 5 रुपए की रोटी थी। ये पाकिस्तान हम वहां छोड़ के गए थे। ये जवाब आप वहां से लेके उस पाकिस्तान को यहां क्यों किसने पहुंचाया, कौन लेके आया कि आपके पास आपका मुल्क का इस हाल पे आ गया कि जब 200 रुपए का डॉलर था और जब 60 रुपए का पेट्रोल था, तब भी एक शख्स बैठा हुआ था और डी चौक में पाकिस्तान को बंद करने की, आग लगाने की, जलाने की बात करता, और वही शख्स 9 मई को आपको नजर आया कि मुल्क को जलाने में, जलाओ गिराव करते हुए, और आपको रिपीटेडली आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक वरान बस बना के चला गया। आपके मुल्क में सीपैक जो $50 बिलियन का प्रोजेक्ट था उसको बंद करके 3 अरब के डॉलर के लिए कशकोल उठा के फिरता रहा। आपके मुल्क की हर वो चीज जिसने बेहतरी की तरफ जाना था उसको रोक दिया। आप ये सवाल करें कि 2017 में जिसने वो ट्रायल बेबी पैदा किया था, ये टांगा पार्टी पैदा की गई थी, उसको किसके कहने पे दिया गया और मुल्क ये आज बदतरीन चीजों में सफर कर रहा है। आप हमसे सवाल करते हैं महंगी बिजली का, आप हमसे महंगी बिजली का सवाल मत करें। आप हमसे पूछें कि आपने 21,000 मेगावाट का जो वादा किया था वो आपने 2017 में दे के गए या नहीं दे के गए। हम दे के गए और हमने 2017 में महंगी बिजली भी बनाई और सस्ती बिजली भी बनाई, और हमने क्या कहा कि इस मुल्क में चाइना के पावर कॉरिडोर्स लगेंगे, महंगी बिजली इस्तेमाल करेंगी वो पावर कॉरिडोर्स और सस्ती बिजली जाएगी सार्फिन। वो किधर गए जिन्होंने यूटिलिटी करनी थी, वो किधर गए लूप्स और जो 4 साल में ट्रांसमिशन लाइंस डलनी थी, जिन्होंने ट्रांसमिशन लॉसेस कम करने थे, वो किधर गया सर्कुलर डेट जो कम होना था उन बिजली के कारखानों को 100% के ऊपर चलाने पे। हमने बात की, हम सोलर पे भी गए, हम थर्मल पे भी गए, हम हाइड्रल पे भी गए, हम जहां से बिजली बना सकते थे हमने प्रोग्राम्स इनिशिएट किए। हमारे से जब सवाल पूछे कि आप हमारे से पिछले 10 साल मुशर्रफ की हुकूमत क्यों नहीं कर सके वो ये प्रोग्राम्स, या जो मोटरवेज थे या जो सीपैक्स थे हमसे पहले और बाद वाली हुकूमतें क्यों नहीं कर सकी। इमरान खान ने जो 10 महीने में उन्होंने बनानी थी एक BRT, उसको 7 साल में नहीं बना सके। हमारी कारकर्दगी इस मुल्क के सामने है, हमने पाकिस्तान में डिलीवर किया और बार बार डिलीवर किया, और आज भी अगर कोई जमात इस काबिल है और जो जमात डिलीवर कर सकती है, जिसके पास टीम है, जिसके पास एक्सपर्ट्स हैं, जो मैशत को इस हाल से निकाल के बेहतरी की तरफ ले जा सकती है, वो तो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर होगी। उसमें हम ये बात करते हैं, we don't want to keep the pie to ourselves. We want to take all the stakeholders on board with us
लेकिन ये बात तब खत्म होगी जब मैशत को, इस बीमारी को एक दफा खत्म करनी पड़ेगी। इन चीजों को पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा और पाकिस्तान को वापस उस ट्रैक पे डालना पड़ेगा जहां हम 2017 में छोड़ के गए थे, और आपका मुल्क उसी तरह कंटिन्यूटी पे चलता रहे। वो हमारे बाद कोई और उसके बाद कोई और चलता रहे, आपका मुल्क डॉक्टर साहब तब ठीक होगा। हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद एक नया टेस्ट ट्यूब बेबी अगर पैदा करना है और ट्रायल करना है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम यही बातें करेंगे यहाँ बैठ के कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, अफगानिस्तान के $बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, ईरान कहां से बेहतर हो रहा है। हम आज आइसोलेशन में थे इमरान खान की वजह से। चाइना हमसे नाराज था, ईरान हमसे नाराज था, सऊदी हमसे बात नहीं कर रहा था। पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली, एक बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं एंड वी मस्ट एक्ट लाइक दैट। आप मानते हैं कि बिलावल भुट्टो एज ए फॉरेन मिनिस्टर, आप मानते हैं कि बिलावल भुट्टो एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें जो आइसोलेशन हुई थी जिसका आप एलिगेशन इमरान खान हुकूमत पे लगा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने वो ख़त्म किया और आइसोलेशन पाकिस्तान से हटकर तमाम बड़े ममालिक पाकिस्तान के देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, खाली बिलावल साहब नहीं, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपना खून पसीना पिछले 16 महीने में दिया, उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने जान मारी, अपनी अना। एक आखिरी सवाल आगे पूछूंगा एक आखिरी सवाल आपसे आगे पूछता हूं, फिर मैं जरा डॉक्टर साहब से भी ले लूं। ये जो लोटो की सियासत है, ये जो आपने पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में गए, फिर उसके बाद पीएमएलएन लिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत पे इल्ज़ाम है कि ये तसलसल है, उसमें आपके लोग शामिल हैं, कई लोगों का नाम लिया जा रहा है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने केयर टेकर हुकूमत बनाना था। तो राजा रियाज को आपने एक्सेप्ट किया है, इसके बारे में मरियम नवाज साहिबा का बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, आपके लीडर्स की है, जिन्होंने डिस्करेज किया है, कहा है लोटो की जगह बाथरूम में है। आप जरा से इस पे कमेंट्स करें, मैं साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, हमारी सियासत और हमारी जमात की सियासत और उस सीट की सियासत राजा रियाज के महरूम मिलत नहीं है। राजा रियाज, आप लोटे की सियासत को हम कहते कब है कि जब जो मुशर्रफ में हमारे साथ हुआ, इक़्तिदार की खातिर आपने बंदों को तोड़ के, हमारे बंदे जो हैं वो जाके दूसरी तरफ बैठ गए, इक़्तिदार मियां नवाज शरीफ की 2 तही अक्सरियत के बावजूद। राजा रियाज ने इमरान खान को उस टाइम पे छोड़ा जब इमरान खान की तूती बोलती थी, जब इमरान खान पीक पर था, और पिछले 1.5 साल से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, छोड़ने की कोशिश करते, इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि इमरान खान करप्ट है, इसकी जमात के लोग करप्ट हैं, ये नाअहल लोग हैं, इनकी वजह से ये मुल्क सफर कर रहा है, और हम रोज बैठ के आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप राजा रियाज को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप राजा रियाज को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप दानियाल साहब आपने आज राजा रियाज को जस्टिफाई किया, बहुत अच्छा काम किया है, बेहतरीन बात की है। मैंने लोटाक्रेसी की सियासत को मैं सर राजा रियाज को जस्टिफाई कर दिया सर आपने, सर दानियाल साहब आपने राजा रियाज को जस्टिफाई कर दिया है। मैं बैरिस्टर डॉक्टर साहब से पहले बात कर लूं। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि सर उन्होंने उस वक्त छोड़ा है, सीट के ऊपर आपने कहा कि इमरान खान छोड़ा जब इमरान खान को उस वक्त आपने कहा कि इमरान खान को, डॉक्टर खुदा के लिए जरा सा मुझे भी बोलने दीजिए, इमरान खान को उस वक्त उन्होंने छोड़ा है जब इमरान खान साहब पीक पे थे। इसका मतलब यह है कि आपने आज लोटाक्रेसी की जो तारीफ की है और राजा रियाज को जस्टिफाई किया है, मैं आपको शाबाशी देता हूं कि यार कोई बोलने वाला है इसमें। मैं जरा जाता हूं जरा अपना बैरिस्टर डॉक्टर साहब आपके पास बहुत सारी बातें आ गई हैं, मैं क्या सवाल करूं, जरा आप अपनी पोजीशन जस्टिफाई करें सर, यहां तो बड़े इल्जामात लगे हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक इन इल्जामात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इनको डिस्कस करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये इल्ज़ामात किसी के लगाने से सच नहीं होते और किसी के डिनाई करने से ये झूठ नहीं बन जाते। मेरे ख्याल में एक सियासत में इल्ज़ाम तराशी का एक ही फार्मूला है जो जमहूरियत ने पिछले 300 साल की जो डेवलपमेंट हुई है, इवोल्यूशन हुई है, उसमें वो फार्मूला उसका इख्तिरा किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है, और वो है एक ही फार्मूला। और वो फार्मूला ये है कि जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है कि मैं तो हीरो से बना हुआ था, मैं तो आब ज़मज़म से धुला हुआ था, मेरे दौर में तो इस हुकूमत में और इस मुल्क में जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही थी और बाकी लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया, तो उनको मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये है
कि आज आप ऐलान करें, इस आपके प्रोग्राम से ऐलान किया जाए कि बिल्कुल हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, हम आवाम को फैसला करने का इख्तियार देते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्ट करते हैं, वो पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करते हैं, या वो इमरान खान को इलेक्ट करते हैं। आए वो जिस तरह कहते हैं कि ये मैदान है, ये घोड़ा भी यही है और मैदान भी यही है, आए मुकाबला करें, इलेक्शन में पूरे फैसला करने दें। आपके $100 को याद करती है या हमारे 100 को याद करती है। आवाम जो है वो एवन फील्ड के महल्लात को देख रही है, आपके अरबों डॉलर जो आप पाकिस्तान से लूट के लेकर गए हैं उनको याद कर रही है, या इमरान खान की करप्शन को याद कर रही है। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि मैं टीवी स्क्रीन पे बैठ के किसी पर इल्जाम तराशी करूं कि जी मैंने तो बिजली की यहाँ पे जो है लाखों मेगावाट बिजली पैदा कर दी थी और इमरान खान जेब में वो बिजली डाल के चला गया, तो उसकी बजाय लेट्स फेस द पब्लिक और लेट देम डिसाइड थ्रू द पावर ऑफ देयर वोट कि वो किसको सच्चा समझते हैं और किसको झूठा समझते हैं। और उसका एक ही, जैसे मैंने कहा, फार्मूला है कि आए मैदान में कूदते, आए इलेक्शन का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन की डिमांड कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम भी, हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये आईन का तकाजा है। ये जो बीच में ये गेम की गई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास किया गया पीडीएम की हुकूमत के बिल्कुल आखिरी दिनों में, और एक जवाब तलाश किया गया इस बात के लिए कि किसी तरह से इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसमें एक स्पैनर डालकर उसको डिले करवाया जाए, तो मेरे ख्याल में उसी से ये अंदाजा हो जाता है कि कौन सी दो पार्टियां हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन से फरार चाहती हैं। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और एक JUI है, कि ये चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो वक्त पे, और जितना ज्यादा इसको आगे की तरफ पुश किया जा सके तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की डिमांड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, अवामी नेशनल पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान की दीगर जमातें भी, MQM भी ये कह रही है कि आप इलेक्शन का ऐलान करें। मैं ये समझता हूँ कि पहले तो वो कहते हैं, वो कानून का एक उसूल है कि जब आप किसी से फैसला करने के सामने जाते हैं, किसी अदालत के सामने, तो गो विद क्लीन हैंड्स, साफ हाथों के साथ जाएं। आपके अपने गिरेबान पे जो है वो नहीं होने चाहिए, आपके अपने हाथ पे खून के छींटे नहीं होने चाहिए, इंसाफ आपको तब मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम इन तमाम बहानाबाजियों को छोड़ें, इन तमाम वजूहात, तौज़ीहात और इन इख्तिराआत को छोड़ें और आए कौम को फेस करें। हम तो ये समझते हैं आज मुस्लिम लीग नून ऐलान करे कि जी आप नवंबर में इलेक्शन कराएं, 90 डेज के जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उसमें कराएं, और छोड़ें इलेक्शन कमीशन की ये जो मैं इसको ड्रामेबाजी ही कहूंगा, ये कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम डेट देंगे, अभी तक डेट नहीं दे रहे, हालांकि कानून की रिक्वायरमेंट है। और इलेक्शन कमीशन इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने ही ये सारा कुछ करना है। भाई आप इस आईन के ताबे हो, आप कोई खुद मुख्तार इदारा हो, लेकिन आप आईन के तहत खुद मुख्तार हो। आपकी ये खुद मुख्तारियत जो है उसको गवर्न और रेगुलेट आईन करता है। आप आईन के तहत आईन की जो रिक्वायरमेंट्स है, तकाजे हैं, उन पे अमल करते हुए आप इलेक्शन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन करवाएं। दूसरी बात यह है कि अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है ये PDM की हुकूमत के एक्सटेंशन है, तो इसमें गलत बात क्या हो रही है? आप इनके मुशीर देखें, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वजीर देखें, उनमें से कितने हैं, बल्कि इवन जो ब्यूरोक्रेटिक साइड पे जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको देखें, इनमें से कितने हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिल्कुल जो जिन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की छतरी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है और खड़े हैं। साफ नजर आ रहा है हर किसी को कि ये इनकी हुकूमत है, और ये डेफिनेटली इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि हम वक्त ज़ाया करने के बजाय कौम के सामने जाएं और अपनी परफॉर्मेंस बजाय इसके कि डॉक्टर दानिश के शो में शो करें, और अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं इस वक्त एक ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद मैं आता हूं फिर तीनों के पास कुछ सवालात लेके। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं नाज बलोच साहबा की तरफ आ जाता हूँ। दोनों मेहमानों की आपने बात सुनी, आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो क्या देती हैं? एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि नून लीग का ये कहना है
कि वो इख्तिदार के लिए नहीं आ रहे, हुकूमत के लिए नहीं आ रहे, बल्कि मुल्क को इस मसाइल से निकालने के लिए आ रहे हैं। 16 महीने की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठता है कि जी आया सवाए एक चीज़ जो हमारे सामने आती है कि अवाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। हालांकि कई इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े माहिर ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, और इसाक डार साहब का भी एक स्टेटमेंट मेरे पास है कि वो कहते हैं कि अगर IMF का मुआहिदा नहीं भी होगा तब भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो बड़ा अच्छा बयान था माशाल्लाह, बड़ा हौसला अफजा था, और इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको पिछली हुकूमत की वजारत इत्तलात की तरफ से हाईलाइट नहीं किया जा सका, जो बहुत बड़ा काम था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये इतना बड़ा काम था कि जिसको हाईलाइट होना चाहिए था। बहुत अच्छे काम भी हैं, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल आपसे है नाज़ बलूच साहिबा कि आप, लगता ये है आवाम की अगर इस वक्त पल्स देखें, बिजनेसमैन की देखें, वो कहते हैं हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें तो इस वक्त किसी तरीके से इन सियासी जमातों से भी आप छुटकारा दें, हमें सियासी जमातें भी नहीं चाहिए, इन पर हमारा एतमाद नहीं है। आवाम अपने मसाइल में इस तरह उलझी हुई है कि चाहे इमरान खान का 3 साल 7 माह हो या 16 महीने हो, वो तो पिस रही है। आप बिजली का बिल देख लें, गैस की हालत देख लें, आप उनकी दवाइयों की हालत देख लें, आप पानी की हालत देख लें, आप उनके खाने की हालत देख लें, बेरोज़गारी की हालत देख लें, कहीं भी उनको सुकून नहीं है, और इतनी ख़तरनाक हालात है कि लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि हम सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की 13 से 17 साहब की हुकूमत को ही सामने रखें? 16 महीने की हुकूमत जो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, 85 की काबीना थी, 11 बड़ी सियासी जमातें थीं, उनको ना देखें? ये ज़रा सवाल मेरा एक आपसे है। और क्या वजूहत है कि बिजनेसमैन और आवाम सियासी जमातों पे एतमाद करने को अब तैयार नहीं है? क्या बताइए। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपने जो है बहुत ही एलेबरेट और बहुत ही रोशनी डाली मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, और ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं और वो तमाम तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिनका सामना आज पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। मुआशी इस्तेहकाम की अगर आप बात करते हैं तो ये बुनियादी मसला हमारा इस वक्त जो है वो मुआशी इस्तेहकाम का मसला है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिजली के बिल को लेकर आवाम परेशान है, गैस के बिल, और फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ये वो तमाम तर चीज़ें, और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, ये तमाम वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना है। अब इनको एड्रेस कौन करेगा और कैसे करेगा? इनको एड्रेस करने के लिए आईन पाकिस्तान के मुताबिक हमारे पास जो इलेक्शंस का निज़ाम है, जिसके तहत हमारे पास पार्लियामेंट फ़ाल होगी, और ये पार्लियामेंट अवाम की वो नुमाइंदा फोरम होता है जहाँ पे अवामी मसाइल को हल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। इक्तिसादी बहरान हो, मुआशी बहरान हो, या दीगर जितने भी इशूज़ हों, उन सब को एड्रेस करने का फोरम वही है। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शंस, मैं समझती हूँ, सबसे पहला हल है इन मसाइल को ख़त्म करने का। दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात कही कि पिछले जो हालात थे और हम जिस नहज पे पहुँचे, उसकी बुनियादी वजूहत देखें, एक तो ब्लेम गेम हो जाता है, और ज़ाहिर बात है अक्सर हमारा एक हकीकत पे जब हम बात करते हैं तो हम ज़ाहिर माजी की बात करते हैं और माजी करीब की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं फिर तासुर जाता है कि शायद ये कोई ब्लेम गेम हो रहा है। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि जब PTI की हुकूमत क़याम में आई तो उस वक्त हमने तब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की गई। तब हमने कहा कि आए मिलकर, लेट अस सिट टुगेदर, नॉट फॉर आवर इंडिविजुअल सेक बट फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। हम मिलकर एक होकर, फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इकट्ठे होकर बैठे और मिलकर, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास अपना अपना तजुर्बा बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सियासी तजुर्बा रखती है। हुकूमत मुश्किल वक्त में 2008 के मुश्किल हालात में 2 सैलाब आए हुए, और सवात में जो हालात थे और कशीदा हालात के दौरान दहशत गर्दी उरूज पे थी। एक आमिर के बाद हुकूमत जो है इलेक्शंस के नतीजे में हमारे पास आई। हमारी अपनी पार्टी की लीडरशिप को हम खो चुके थे, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन उस क्राइसिस से हम किस तरह जो है बाहर निकले, क्योंकि हमारे पास एक विजन था, एक प्लान था, एक वे फॉरवर्ड था। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, हमने
CPAC जो है ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये तमाम चीज़ें लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन बात ये है, अच्छा, और दूसरी बड़ी बात आपको याद होगी डॉक्टर दानिश, 2008 में जब हमें हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट हो रहा था। 6 माह के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान को वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री में बना दिया। तो जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हमने रिकॉर्ड अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई, इस बात में कोई शक नहीं, ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी कारकर्दगी है। लेकिन उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। उनकी कोशिश, उनका एजेंडा, उनका तो नजरिया गोया यही लगता था कि तमाम सियासी जमातों के लीडरान को कैद बंद में डाल दिया जाए, उनका मीडिया ट्रायल किया जाए। रोजाना शहजाद अकबर नामी एक शख्स जो है वो फलंदे लेकर आ जाता था और वो ये क्या करता था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि नैब की अगली जो है रडार पे फिलां शख्स है और अगली बारी नैब में इसकी है, और वही हो बहु शहजाद अकबर कहा करते थे। तो अगर ये हालात और विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे फोकस था तो फिर मईशत का तो यही हाल होना था जो इमरान खान करके गए थे। तभी तो वो कह रहे थे कि श्रीलंका जैसा खुदा ना खास्ता हाल होगा पाकिस्तान का। उन्होंने तो अपनी अदम एतमाद से फरार पाने के लिए साइफर का ढोंग रचा के जो इतना बड़ा जो इशू क्रिएट किया, और एक मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक कल्चर होता है, डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताइए, नैब 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 करते करते उनसे रिकवरी उन्होंने कितनी की, ये तमाम, और फिर दुनिया भर को नैरेटिव क्या दिया कि पाकिस्तान जो है खुदा अच्छा, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से कौन निकालेगा? चले आखिरी सवाल, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से डॉक्टर साहब इस क्राइसिस से निकालने का हल जमहूरी है। हम तो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है जिस पार्टी की लीडरशिप ने अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, निगरान आप मुझे बताइए, नून लीग की है, तो आप कल आप हार गए तो कहेंगे कि जनाब ये हम तो पहले ही कह चुके थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, निगरान हुकूमत नून की है, तो इसीलिए वोट नून को पड़ गया है। देखें, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े जो है मुश्किल हालात का सामना किया है, आप बखूबी जानते हैं। तो ये वो पीपल्स पार्टी है जिसको बड़े बड़े चैलेंजेस 12 साल। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास बिलावल भुट्टो के पास, क्योंकि वजीर आजम ऐलान आप कर चुकी हैं, उनके पास मौजूदा पाकिस्तान के अवामी मसाइल का हल है? सिर्फ एक जुमला चाहिए मुझे, है? बिल्कुल हल है। ठीक है, मैं आइंदा किसी स्टेज पे पूछूंगा, आइंदा किसी स्टेज पे बात करूंगा। मैं दानियाल की तरफ आ रहा हूं। दानियाल, मैं तुम्हें राजा रियाज की वो वीडियो नहीं दिखा रहा जो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको मरियम नवाज साहिबा की वो वीडियो नहीं दिखा रहा जो मेरे पास है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इख्तिदार के लिए नहीं आ रहे हैं, वो मुल्क को इन तमाम क्राइसिस से निकालने के लिए आ रहे हैं। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा मुल्क की क्राइसिस को निकालने का इस वक्त वाहिद हल मियां नवाज शरीफ हैं, यानी उनको चौथी दफा वजीर आजम बनाया जाए, लेकिन बड़ी कानूनी रुकावट भी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, आपने जो बात की, देखिए मैं जहाँ तक मेरी बात थी इक़्तिदार की, तो इक़्तिदार की अगर आप बात करें तो मियाँ साहब का वाकई ही, मैं आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि ही हैज़ हैड इनफ, ठीक है ना डॉक्टर साहब। उनकी ज़िंदगी के 18-19 साल जो पाकिस्तान की आवाम को दे सकते थे, या वो जिला वतनी में गुजरे हैं, या वो जेलों में गुजरे हैं, और या इसी तरह ये इस सारे प्रोसेस में गुजरे हैं। आज जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये मैं नहीं कह रहा डॉक्टर साहब, मुझे आप बता दें कि और ऐसी किसके पास इकनॉमिक टीम है। पीपल्स पार्टी हमारे भाई हैं, हमारे, आई हैव अ लॉट ऑफ अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर बिलावल, फॉर देम। बिलावल साहब एक यंग लीडर हैं, लेकिन इस मुश्किल बहरान में क्या आपको ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है कि जिसने पाकिस्तान में बार बार डिलीवर किया है, जिसने आपके पाकिस्तान के, आप टैक्स कलेक्शन को उठाएं, आप अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाएं। देखिए, मैं बाज़ दफ़ा लोगों से पूछता हूँ कि मोटरवे आपके ख्याल में क्या है?
मोटरवे एक मंसूबा था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 90s में इंप्लीमेंट किया। वो मंसूबा क्या था डॉक्टर साहब? वो मंसूबा था कि आपके अफगानिस्तान ने डेवलप होना था, आपके इस पूरी बेल्ट ने डेवलप होना था, इनको ट्रेड रूट्स चाहिए था। वो ट्रेड रूट चाइना से चीज़ें आनी थी, अफगानिस्तान जानी थी, इंडिया से आनी थी, जानी थी, अफगानिस्तान जानी थी। उस टाइम आपको एक ट्रक का $1000 पर डे मिलना था, ठीक है। आपके दिन के लाखों डॉलर कलेक्ट होने थे और उस ट्रांजिट रूट से उन्होंने अफगानिस्तान जाना था। लेकिन उस मंसूबे की कंटिन्यूटी ना होने की वजह से आज किसने सफ़र किया? आज पाकिस्तान ने सफ़र किया और हर आने वाले दिन में भी पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और आप आज इस मुश्किल बहरान देखें, मियाँ साहब जो हैं, ये आप जो कह रहे हैं कोर्ट के केसेस चीज़ें, ये बड़ी अब छोटी चीज़ रह गई है। मतलब उनको आएंगे, अपना कानूनी चाराजोई करेंगे और आपके सामने वीडियोस आ गई, चीज़ें आ गई। डॉक्टर साहब ये वैसे सैफ साहब कह रहे थे कि अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है, ये है वो है। यार 4 साल लेके आते ना वो अरबों डॉलर, ये तो अपनी दुकानें गर्म करते में लगे हुए। और मैं आज डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में यकीन हुआ है कि जो इनकॉम्पिटेंस है, नालायकी और इनकॉम्पिटेंस, वो सबसे बड़ा नासूर है इस मुल्क में। मैं एक आई वाज रीडिंग अप एन आर्टिकल, वो काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया। उन्होंने कहा कि एक कोविड ऑपरेशन में एक रशियन, देयर वाज अ गाय एंड ही वाज प्लांटेड बाय द US, और वो बूढ़ा हो गया और उनको बड़ी कोशिश उन्होंने की इसको ब्रेक करने की। ये US का एजेंट है, ये क्या करता रहा यहाँ, तो उसने कुछ नहीं किया। जब वो वाज ऑन डेथ बेड तो उन्होंने कहा कि यार कि तुम बता दो खाली ये कि तुमने किया क्या है, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। उसने कहा मैं एक चीज़ बताऊंगा और उससे आप खुद जायज़ा लगा देना। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि मैं नाअहल और नाकाम लोगों को अच्छी पोजीशंस दे दी और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और उन्होंने आगे चीजों को यहाँ तक पहुंचाया। कह रहे हैं सर, तो मुझे आज आप एक बात बताएं कि जो इमरान खान था जो इमरान खान, सर एक सवाल का जवाब दे, मैं एक सवाल का जवाब मैं जरा आगे जाऊंगा। इमरान खान को एक पूरा मुल्क एक ट्रायल बेस पे दे दिया कि पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस के भी वरान बस बनी, कहीं लाहौर से पेशावर, पेशावर से सियालकोट, सियालकोट से फिर लाहौर, ये आपकी एयरलाइंस बन जाएगी। कभी आपने सुना कि आपके खाली मुल्क, आपके एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट से जो आपके पायलट्स दुनिया में उड़ा रहे थे जहाज, उन सब पायलट्स को ग्राउंड कर दिया? ये किसी की तो साजिश थी डॉक्टर साहब, ये किसी के कहने पर तो ऐसे काम किए जा रहे थे। ये किसी के कहने के ऊपर तो 60 अरब $60 बिलियन का सीपैक छोड़ के 3 बिलियन के लिए हम कशकोल उठा के फिरते रहे। हमने तो IMF को खैराबाद कह दिया था, हमने IMF से आगे निकल आए थे। हम पाकिस्तान को अपनी टांगों पे खड़ा करके बैसाखियां हटा के गए थे डॉक्टर साहब। तो कुछ तो था कि इसने मुल्क को यहाँ आके पहुंचा दिया। साकिब निसार साहब थे सर। अच्छा एक सवाल बस, एक लाइन का 2 लाइन का जवाब चाहिए मुझे, मैं जाना, बैरिस्टर साहब को भी टाइम देना है। वो सवाल ये है कि यार आप तमाम सियासी जमातें एक इत्तेहाद का हिस्सा रही हैं, कोई PDM के साथ रहा है, कोई हुकूमत में रही हैं। अगला इलेक्शन जो आप लड़ने जा रहे हैं तो अपोजिशन की जमात तो सिर्फ एक है और वो PTI है। आप PTI को बांध कर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इलेक्शन कितना मुनसिफाना होगा? ये सवाल का जवाब आपके पास सिर्फ 1 मिनट है सर, दें तो मैं जरा फिर जाऊं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अपोजिशन की जमात PTI हो सकती है? हम वो PTI इनको जुमा 10 दिन इनको जेल में नहीं रहे, 4 बंदे इनके अंदर नहीं रहे। हमने जिन्होंने 3-3 साल 4-4 साल जेलें काटी, हमने जिन्होंने कोई स्टांस लिया, किसी स्टैंड के ऊपर खड़े हुए, ये तो एक साइफर के कागज के ऊपर उन्होंने पूरे मुल्क को जला दिया। एक झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर जब इनको पता हम घर जा रहे हैं तो मुल्क को आग लगाने की बात कर दे, ये कौन सी ऑपोजिशन है? और हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम अपने मंशूर के ऊपर लड़ेंगे, हम अपने जोर के ऊपर लड़ेंगे, अपनी कारकर्दगी के ऊपर लड़ेंगे, जिस तरह हमने पाकिस्तान में डिलीवर किया उसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। डॉक्टर साहब जाएंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब 2 सवालात यहाँ सामने रख दूंगा। एक तो ये कि PMLN इस बात को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रही है 13 से 17 के ऊपर, और वो 16 महीने पे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का दौर देके, और मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उनको इख्तिदार नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। मौजूदा मसाइल जो हैं उसको एक सियासी एक शख्स निकाल सकता है, एक सवाल। दूसरा, अपोजिशन की वाहिद जमात PTI थी और बड़ी जमात थी, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान जेल में है, उनको लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो ये इलेक्शन कितना मुनसिफाना होगा?
जी डॉक्टर साहब, एक बात तो बहुत ही वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इस वक्त तो लेवल प्लेइंग फील्ड हरगिज़ नहीं दिया जा रहा। PTI के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आपके सामने हैं, उसकी वजाहत में मैं नहीं जाऊँगा। यकीनन हमारे हवाले से पाबंदियाँ भी हैं, सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी है, हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, मुकदमात का सामना है और शायद ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इलेक्शन कैंपेन जो है किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि बुनियादी तौर पर PTI को इलेक्शन प्रोसेस से हमें वो करने का इरादा है कि ये हिस्सा ना ले सकें, भरपूर तरीके से इंतखाबी सरगर्मियाँ ना जारी रख सकें। बहरहाल उसके बावजूद PTI की अपनी स्ट्रेटेजी है और PTI आज भी बड़ी एक्टिव हालत में हम अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन का जब भी ऐलान होगा हम इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाएंगे। शर्त यह है डॉक्टर साहब कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं, मैनेज्ड और इंजीनियर्ड नहीं होते, तो इस बात तो मैं इंशाअल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के और अल्लाह पे पूरे एतमाद के साथ आपके इस प्रोग्राम में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि PTI का मुकाबला करने वाली इस वक्त फिर पाकिस्तान में और कोई पार्टी नहीं है। ये अलग बात है कि इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाए, इंजीनियर किया जाए, तो वो नताइज और हो सकते हैं, लेकिन बाकी अवामी मकबूलियत का जहाँ तक ताल्लुक है तो PTI इज नंबर 1 एट द मोमेंट। और यही वजह है, यही लॉजिक है, यही वजह है, यही दलील है कि जिसकी वजह से हमारी मुखालिफ सियासी पार्टियां वो इलेक्शन का इल्तिवा चाह रही हैं और नहीं चाहती कि जब तक इमरान खान को पूरी तरह जकड़ के उसके हाथ पांव बांध के उसके मुंह को गैग करके मुकम्मल तौर पे उनको बेबस ना कर दिया जाए तो उस वक्त तक इलेक्शन ना हो। और मेरे ख्याल में मियां साहब के आने के ये जो ऐलानात हो रहे हैं 21 अक्टूबर को आना या अपना या ये सब कुछ, ये इसी तनाजुर में किया जा रहा है और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जा रहा है कि शायद PTI को मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, हमें ग्राउंड फ्री मिल जाएगा तो हम मैदान में आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट मुसलसल आ रही है वो इसी खदशे का इजहार भी है, क्योंकि आज शहरी रहमान साहब का भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान को जो है वो 9 मई के वाक़े में उलझा के उनको मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब एक तो मसाइल का हल नहीं है बल्कि मसाइल की वजह है। और मियां साहब के छोटे भाई जब इधर पाकिस्तान में 16-17 महीने वज़ीर आज़म थे तो ये वही टीम लेकर आए, डार साहब को लेकर आए, वो सारे लोग लेकर आए जो इनके ख्याल में वो विजर्ड्स हैं, वो जादूगर हैं कि जिनके पास माशी मसाइल के और सियासी मसाइल की का सारा इलाज है। तो वो आए, उन्होंने 17 महीने में पाकिस्तान का ये हाल कर दिया कि इमरान खान ने जो 140 पे डॉलर छुआ था वो 320 का पेट मिल रहा था। तो ये तो हमारी हालत है मईशत के साथ। क्यों क्या मियां साहब को लंदन से टेलीफोन कॉल करके अपने भाई को नहीं बता सकते थे वो फार्मूले कि जी आप पाकिस्तान में ये इकदाम करें, ये पॉलिसियाँ करें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए? क्या उनके लिए उनका खुद वज़ीर आज़म की पार्टनर जरूरी है? मेरे ख्याल में अफराद की वो कैरिज्मा जादुई चीजें इस मौजूदा दौर में कोई वक्त नहीं रखती। इस वक्त नैरेटिव की गेम है और अवामी मकबूलियत की बात है। और मैं फिर यही कहूंगा, आखिर में मैं जो पहले सेगमेंट में मैंने अपनी बात की थी, मैं यही कहूंगा कि छोड़ दें इन तमाम तावीलात को, तौजीहात को, तशरीहात को, आए मैदान में उतरे, इलेक्शन करें, फ्री एंड फेयर करवाएं उसको, इलेक्शन को इंश्योर करें। आप देख लेंगे कि आवाम किसके साथ खड़ी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी बिखर गई है, लोग छोड़ के चले गए हैं, कोई पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में, उसके बावजूद आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आवाम अभी भी PTI और इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए कि जो लोग छोड़कर गए हैं ये लोग, इनमें से देखें, मैं आपको टाइम नहीं है आपके प्रोग्राम का, मैं इनमें से आपके कईयों का बता सकता हूँ कि ये वो लोग थे जिनको पार्टी ने टिकट ना देने का फैसला कर लिया था। इनको पता था हमें आगे इलेक्शन में टिकट नहीं मिलना। कई ऐसे थे जो पार्टी में बहुत पहले से न्यूट्रलाइज हो गए थे, यानी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है अफराद का, तो PTI की जो स्ट्रेंथ है वो अफराद नहीं है, इलेक्टेबल्स नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ हमारा वोटर है, पाकिस्तान का आम शहरी है जो PTI का सपोर्टर है। और हम ये समझते हैं कि अफराद के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह PTI जिसको भी टिकट देगी अवाम उसको वोट देगी। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो कि हम क्वेश्चन उठा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की, यानी मैं डॉक्टर दानिश ने कोशिश की कि हम सवाल उठाएं और जो हमारे मेहमान हैं वो जवाब दें। मेहमानों के जवाबात पे बड़े क्वेश्चन थे हमारे पास काउंटर के, लेकिन हमने उसको
अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। हमने चाहा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश होना चाहिए, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। वक्त खत्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।